गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नाउ ओपन पेज 47 और टॉपिक का नाम है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस आज हम पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज जो होती है उसमें उसका एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसका मतलब क्या होता है? गेमेट्स का फॉर्मेशन। गेमेटोजेनेसिस यानी कि गेमेट्स फॉर्मेशन। मेल्स में इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल्स में इसे oogenesis कहते हैं। इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये एक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। गेमेटोजेनेसिस दो टाइप्स का होता है। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि मेल्स में होता है, और दूसरा oogenesis, जो कि फीमेल्स में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स का फॉर्मेशन, ये होता है टेस्टिस में, और oogenesis यानी कि ओवम का यानी एग का फॉर्मेशन, ये कहाँ पर होता है? ये होता है ओवरी। ठीक है। अब देखो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ते थे तो क्रॉस सेक्शन में हमने ये देखा था कि कुछ ऐसे ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके अंदर कुछ जर्म सेल्स पाए जाते हैं। उन जर्म सेल्स को मियोसाइट्स कहते हैं क्योंकि वो मियोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद उन जर्म सेल्स को हम एक नाम और देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल है और स्पर्मेटोगोनियम अगर लिखा है तो वो सिंगुलर है। तो स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, ये सिंगुलर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर की जो माइटोसिस से डिवाइड हो जाते हैं। माइटोसिस से डिवाइड होने के बाद जो सेल्स बने उनमें से कुछ सेल्स मियोसिस में एंटर करते हैं। उन सेल्स को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, ये एंटर करेंगे मियोसिस में और इसके बाद इस प्रोसेस में एंटर करने के बाद ये क्या बनेंगे? अब तुम एक काम करो, पेज 49 खोलो। पेज 49 पर फिगर 3.a में जो 3.8a में जो डायग्राम है इसको देखो। इसको मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने? स्पर्मेटोगोनिया। तो ये तो वो सेल्स थे जो कि जर्म सेल्स थे और किसमें प्रेजेंट थे? टेस्टिस के अंदर। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है? माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन। इन सेल्स में माइटोसिस होता है और माइटोसिस होने के बाद जो सेल्स बनेंगे वो कैसे होंगे? वो भी डिप्लॉयड होंगे। स्पर्मेटोगोनिया क्योंकि ये जर्म सेल्स थे तो ये डिप्लॉयड होंगे। अब इनसे माइटोसिस के द्वारा जो सेल्स बनेंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे। उनको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यानी कि अब क्या होगा? अब यहाँ पर होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 और मियोसिस 1 के बाद जो बनेगा उसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड, क्योंकि ये बने हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से। इसके बाद अगला आता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद बनेंगे स्पर्मेटिड, यानी कि मियोसिस 2 के बाद बनेंगे स्पर्मेटिड। ये भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। अगर तुम डायग्राम में देखो तो डायग्राम में इन्होंने क्रोमोसोम नंबर से इंडिकेट किया है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है उसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, जबकि
जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड के पास 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो इन्होंने इंडिकेट नहीं किया, लेकिन तुम ये सोच सकते हो कि अब चूंकि माइटोसिस से ही बने हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर भी क्रोमोसोम नंबर होगा 46। ये क्रोमोसोम नंबर्स के ऊपर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि प्लॉइडी या क्रोमोसोम नंबर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखो स्पर्मेटिड्स जो होते हैं, इसके बाद इन्होंने एरो लगाकर लिखा है दे डिफरेंशिएट टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस का नाम यहाँ पर इन्होंने लिखा है डिफरेंशिएशन, यानी कि ये इसके अंदर मैच्योर होकर बनते हैं। इसमें क्या लिखा है जोआ, और जोआ वर्ड अगर किसी के एंड में आता है तो इसका मतलब वो मूव कर सकता है फ्लैजेला के द्वारा। गैमीट्स का मेल गैमीट्स के केस में, जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं, उनके पास मूवमेंट करने के लिए फ्लैजेलर टेल होती है। तो इसका मतलब इस स्टेज पर आते आते वो क्या हो चुके हैं, मैच्योर। अब उनके पास टेल है स्वयं करने के लिए। इस प्रोसेस को एक नाम और देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। SPERMIOGENESIS। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ लिखा है, देखो पेज 47 पर, जो जहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ एंड हो रहा है वहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब जब ये हमारे स्पर्मेटोजोआ बन गए हैं, अब फाइनली जब ये रिलीज होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। देखो क्या लिखा है स्पर्मिएशन के लिए, फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब ये जो स्पर्म्स होते हैं, इनको जब तक ये रिलीज नहीं हुए तब तक न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे सर्टोली सेल्स, जिनको कि नर्स सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, देखो फिगर 3.5, इसको मैं बना देता हूँ। सबसे नीचे की तरफ इन्होंने एक लेयर बनाई है, और उस लेयर में ये है कनेक्टिव टिश्यू, और इसके बाद ऊपर की तरफ ये बनाए हैं स्पर्मेटो, ये है स्पर्मेटोगोनियम। ये जो हमें ये लाइनिंग दिख रही है नीचे, ये असल में क्या है, ये दिखा रहे हैं क्रॉस सेक्शन किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर हम क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो कैसा दिखेगा। सबसे पहले हमें एज की तरफ जो सेल्स दिखेंगे वो कैसे सेल्स होंगे, वो होंगे स्पर्मेटोगोनियम, यानी कि जिनके अंदर अभी मियोसिस स्टार्ट नहीं हुआ। अब मियोसिस स्टार्ट होगा तो ये क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि नेक्स्ट स्टेज पर दिखा है इन्होंने। ऐसे कर देते हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पर दिखा इन्होंने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि इधर से लेके इधर तक जैसे हम जाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, मैच्योर। और फाइनली जो इन्होंने दिखाया वो दिखाया स्पर्मेटिड, यानी कि स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड उसे तब नाम देते हैं जबकि वो इनमें अटैच होता है। ठीक है, और जैसे वो यहाँ से फ्री हो जाता है, यानी कि स्विम करने लगता है, तो उसे कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। ये है स्पर्मेटोजोआ, और ये है स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड जो होते हैं ये किसके अंदर फंसे रहते हैं, ये फंसे रहते हैं सर्टोली सेल्स के अंदर। यहाँ इन्होंने सर्टोली सेल्स नहीं बनाए, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे इस तरह के जो सेल्स बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह के दो सेल्स बने डायग्राम में, ये है सर्टोली सेल्स। इनका काम क्या है कि ये ट्रैप करके रखते हैं स्पर्मेटिड्स को जब तक कि वो स्पर्मेटोजोआ के रूप में रिलीज नहीं हो जाते, और ये नर्सिंग भी करते हैं, यानी कि उनको न्यूट्रिशन भी देते हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो आगे इन्होंने क्या दिया है इसके बारे में। अब इन्होंने हार्मोनल डिस्क्रिप्शन दिया है कि हार्मोन्स का इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंस होता है।
सबसे पहले इन्होंने बताया है कि ये प्यूबर्टी के समय एक्टिवेट होते हैं स्पर्म्स का फॉर्मेशन, और उसकी स्टार्टिंग करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GnRH। ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है GnRH। स्टार्टिंग होगी GnRH से। तो GnRH जो होता है ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है? FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये दोनों का इफेक्ट क्या होता है? ये दोनों जाकर अपने इफेक्ट दिखाते हैं टेस्टिस के ऊपर। और जैसा कि तुम जानते हो कि टेस्टिस ना सिर्फ गेमीट्स बनाती है बल्कि वो कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है। तो LH का फंक्शन तो ये होता है कि ये सिक्रीट करवाएगा एंड्रोजेंस को। एंड्रोजेंस एक क्लास है हार्मोन्स की, और इस केस में जो एंड्रोजन सिक्रीट होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और दूसरी तरफ FSH का काम क्या होता है? ये स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ये स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना, वो कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें ये बता दिया कि कौन सा हार्मोन कहाँ पर रिलीज होता है। टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स यानी कि लेडिक सेल्स एंड्रोजेंस बनाते हैं, अगर तुम्हें याद हो। तो टेस्टिस बनाती है एंड्रोजन, लेकिन स्पेसिफिकली कौन से सेल्स बनाते हैं? उनका नाम है लेडिक सेल्स, LEYDIG, लेडिक सेल्स। ठीक है, FSH का फंक्शन ये हो गया, LH का फंक्शन ये हो गया। तो इसका मतलब ये याद रखना है कि ऐसा नहीं होता कि मेल्स में FSH और LH रिलीज नहीं होते। FSH और LH का ज़्यादा फंक्शन फीमेल्स में होता है, ये बात सही है। उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके दौरान, जो हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन मेल्स में भी इनका रोल होता है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या लिखा है इनके बारे में। LH acts as the Leydig cells, and stimulates synthesis and secretion of androgens. Androgens in turn stimulate the process of spermatogenesis, यानी कि ये हार्मोन भी आगे चल के किस में हेल्प करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH का फंक्शन क्या है? FSH सर्टोली सेल्स पे हेल्प को स्टिमुलेट करेगा, सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और किस में हेल्प करेगा? स्पर्मियोजेनेसिस नाम के प्रोसेस में। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर, और ये वाला जो डायग्राम है फिगर 3.6, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस डायग्राम को भी मैं एक बार बनाता हूँ। फिगर 3.6 में इन्होंने एक मैच्योर ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में सबसे ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर मौजूद है हेड, हेड के बाद आती है नेक, नेक के बाद आती है मिडिल पीस, मिडिल पीस के बाद आता है टेल। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब इसी कर देते हैं हम लेबलिंग। ये है टेल, सबसे ऊपर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाद आता है एक्टोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक्टोसोम। इसकी पूरी बॉडी के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की छोटी सी लेयर प्रेजेंट
बाद आता है इसका ये हेड, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। इसका डीएनए कंटेंट यहीं पर मौजूद है, इसको हेड कहते हैं। ठीक है, हेड के अंदर न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। इसके बाद आती है नेक। नेक के बाद आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस। और इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूमन मेल्स में एक इजैकुलेशन यानी कि एक बार जब गैमेट्स पास ऑन होते हैं तो उसमें कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन। ठीक है, ये संख्या बुक में दी है, देखो। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस, यानी कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इतने गैमेट्स रिलीज होते हैं। लेकिन एक पर्सन को हेल्दी होने के लिए, यानी कि इस लायक होने के लिए कि वो एग, उसके स्पर्म जाकर एग को फर्टिलाइज कर दे, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या बनाया है, उसके लिए क्राइटेरिया है कि 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए। 200 मिलियन में से 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए। और इसके अलावा 40% के पास होनी चाहिए विग्रस मोटिलिटी, यानी मूव करने की एबिलिटी। और नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए 60% के पास, और 40% के पास होनी चाहिए अप्रोप्रिएट स्पीड, यानी मूव करने की एबिलिटी। तब जाके हम कहते हैं कि अब ये जो सीमेन है इसका कोई ना कोई स्पर्म जाके फ्यूज कर जाएगा एग के साथ, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये एक क्राइटेरिया है जो ये बताता है कि एक हेल्दी स्पर्म या हेल्दी सीमेन कैसा होता है। ये जो यहाँ पर नंबर दिया है इन्होंने 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, पेज 48 पर जहाँ इन्होंने लिखा है एक्रोसोम। एक्रोसोम इसके सबसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पर्म के। यहाँ पर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि एग के साथ फ्यूज करने में हेल्प करते हैं। सपोज करो कि ये एक एग है और ये स्पर्म आया और ये स्पर्म का हेड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्रोसोम में मौजूद जो एंजाइम्स होंगे वो यहाँ पर मौजूद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर मौजूद जो जोना पेलुसिडा नाम की लेयर है, उस लेयर को ही डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ताकि इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो सके। ठीक है, तो उन एंजाइम्स को हम कहते हैं लाइसेंस। ठीक है, LYSINS, लाइसेंस, यानी कि वो लाइज कर रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को ब्रेक कर रहे हैं। स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं इसलिए उन्हें कहते हैं स्पर्म लाइसेंस। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट। अब स्पर्म्स के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि स्पर्म्स जब रिलीज हो जाते हैं उसके बाद उनमें कौन कौन से सिक्रीशंस आकर मिलते हैं। उनमें प्रोस्टेट का सिक्रीशन, सेमिनल वेजाइकल का, एपिडिडाइमिस का, इन सब के सिक्रीशन आकर जब मिलते हैं तब जाके स्पर्म्स के पास मूव करने की एबिलिटी आती है, और तभी हम उस चीज़ को कहते हैं सीमेन। बाहर जो रिलीज होता है उसको सीमेन कहते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो ट्रांसफर होता है उसको सीमेन कहते हैं। और इसका टेस्टिस का काम सिर्फ स्पर्म्स को बनाना है, बाकी जो सिक्रीशंस हैं एसेसरी स्ट्रक्चर्स वाले वो आकर मिलते हैं, तब जाकर वो सीमेन बनता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा oogenesis। oogenesis क्या होता है? oogenesis का मतलब है कि ओवार यानी कि ओवम का फॉर्मेशन, और ये वाला जो प्रोसेस है ये स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो अभी हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो फिगर 3.7।
3.7 फिगर को इन्होंने जो बनाया है वो कुछ इस तरह का बनाया है। और ये है क्या, ये एक सेक्शनल व्यू है ओवरी का, यानी कि ओवरी का अगर हम सेक्शन काटेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स हैं, जैसा ब्लड की लाइनिंग यानी कि ब्लड वेसल्स हर एक ऑर्गन में प्रेजेंट होती वैसे ही यहाँ भी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना है इन्होंने, उसको नाम दिया है प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब ये क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल, इसके लिए जरा हम इधर साइड में समझ लेते हैं। एक फीमेल के अंदर जो एग बनाने की एबिलिटी है वो कहाँ से शुरू होती है, वो कुछ सेल्स से शुरू होती है जिनको हम कहते हैं ओवोनिया। ये जर्म सेल्स हैं, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया मेल्स में होते हैं, ऐसे ओवोनिया किस में होते हैं, फीमेल्स में। अब ये ओवोनिया कितने होते हैं और कब बनते हैं, जैसे मेल्स के अंदर ये जो प्रोसेस होता है ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे, लेकिन फीमेल्स इस मामले में अलग है कि उनके अंदर ये वाला जो प्रोसेस है ये तभी शुरू हो जाता है जब वो एक फीटस थी, यानी कि एक फीमेल के अंदर एग्स बनने की जो प्रक्रिया है वो ओरिजिनली तब शुरू होती है जब वो अपनी माँ के पेट में थी, सॉरी माँ के वूम्ब में थी, और वहाँ पर वो एक फीटस ही थी, यानी कि जब वो डेवलप हो रही थी तब उसकी ओवरी जब पहली बार बनी तब उसके अंदर जो ओवोनिया थे उतने ही आगे तक काम आते हैं। फिर उसके बाद उसका जन्म होता है ना, उसकी प्यूबर्टी आती है, तब तक जाकर ये प्रोसेस क्या होता है, धीमे धीमे आगे बढ़ता है, लेकिन फिर जब प्यूबर्टी आती है तब वो प्रोसेस तेज गति से आगे बढ़ता है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो फिगर 3.8 का पी देखो, सबसे पहले इन्होंने लिखा है ओवोनिया, और ओवोनिया के बाद आगे क्या लिखा है, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस हो या फिर oogenesis, दोनों के केस में डिफरेंशिएशन होगा माइटोसिस के थ्रू, यानी मियोसिस एकदम से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, ओवोनिया के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये किससे बना है, ये बना है माइटोसिस। इसका मतलब यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, उतना ही होगा। यहाँ पर भी 46 था तो यहाँ पर भी 46 था, इसका मतलब ये भी डिप्लॉयड होगा और ये भी डिप्लॉयड होगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो प्राइमरी oocyte के बाद इन्होंने लिखा है कि पहला मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये लिखा है बर्थ, यानी कि ये सारी एक्टिविटी जन्म से पहले हो रही थी, जब वो अपनी मदर के वोम में थी, यानी कि एक फीटस ही थी। तो बर्थ के बाद अगली स्टेज क्या लिखिए, चाइल्डहुड, यानी कि वो क्या है, एक छोटी सी बच्ची है और धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है। फिर आती है प्यूबर्टी की स्टेज, यानी कि वो सेक्सुअली मैच्योर हो गई। जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है तब ये मियोसिस 1 के अंदर का जो यहाँ पर स्टॉप लगा हुआ था या पॉज लगा हुआ था, ये यहाँ से क्या हो जाता है, प्ले। तुमने देखा होगा कि पहले कैसेट प्लेयर आते थे, आजकल गाने चलाने के दूसरे तरीके हैं, उनमें क्या होता है कि पॉज भी लग सकता है वीडियो में या गाने में, और उसके बाद उसे प्ले भी कर सकते हैं। उसी तरह से ये वाला जो प्रोसेस था इसमें यहाँ पर पॉज लगा हुआ था, पॉज किसमें, मियोसिस 1। और ये पॉज कब तक लगा हुआ था, प्यूबर्टी तक लगा हुआ था। प्यूबर्टी आते ही वो पॉज हट जाता है और वो प्रोसेस मियोसिस 1 का जो चल रहा था वो फिर से प्ले हो जाता है, और प्ले होने के बाद फिर क्या स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो ये सेकेंडरी oocyte फिर हर मंथ रिलीज होना शुरू होता है प्यूबर्टी के बाद। इसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, अगर तुम यहाँ देखो तो इन्होंने बुक में लिखा है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन से पहले एक मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है।
यानी कि जब एग फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय रिलीज होता है तब सिर्फ एक मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ होता है। दूसरा मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस 2 तब कंप्लीट होता है जबकि उससे स्पर्म आकर फ्यूज होगा। ये बात ध्यान से सुनो कि पहला मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, जबकि सेकेंडरी oocyte होता है और वो रिलीज होता है हर प्यूबर्टी के समय, ठीक है। और दूसरा कब होगा, दूसरा तब होगा जबकि स्पर्म आकर उससे फ्यूज होगा। अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, ओवम, और फिर इधर लिखा है पोलर बॉडी। ओवम तो मैच्योर एग है जिसको कि हम हमेशा से जानते हैं। ये पोलर बॉडी क्या होती है, पोलर बॉडी का मतलब होता है कि इस डिवीजन के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको नाम क्या देते हैं, ये है हमारी, यहाँ पर भी एक पोलर बॉडी रिलीज होती है। क्या होती है पोलर बॉडी, पोलर बॉडी हर मियोसिस की स्टेज के समय, मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में एक एक पोलर बॉडी रिलीज होती है। पोलर बॉडी ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स को क्या करता है, फ्लश आउट करता है, उसका कोई फंक्शन नहीं है, वो डिजेनरेट हो जाता है। तो तुम्हारी बुक में देखो इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या पोलर बॉडी का कोई फंक्शन होता है। इसका आंसर ये है कि पोलर बॉडी का कोई फंक्शन अभी तक पता नहीं लगा पाए साइंटिस्ट, क्योंकि वो डिजेनरेट हो जाता है। अब देखो पोलर बॉडी क्यों बनती है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ और वो क्या होती है। तुमने इसमें देखा स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में कि स्टार्टिंग में अगर एक सेल था तो उससे 4 स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। मियोसिस में नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन oogenesis के केस में क्या है कि स्टार्टिंग में एक ओवोनिया है और एंड में क्या बन रहा है कि एक ओवम बन रहा है, जबकि बनने चाहिए थे नॉर्मली कितने, 4, लेकिन बनते नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स्ट्रा बनने वाले थे उनका सेल्स का मटेरियल कहीं ना कहीं तो गया होगा। तो उसका आंसर ये है कि वो हर मियोटिक डिवीजन के समय एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रिलीज होते रहते हैं, किस रूप में, पोलर बॉडी के रूप में। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल उस रूप में रिलीज होता रहता है। और जहाँ तक साइटोप्लाज्म की बात है, वो बचा हुआ एक सेल जो रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte और ओवम के रूप में उसके साइटोप्लाज्म में इकट्ठा होता रहता है। इसीलिए ओवम यानी कि सेकेंडरी oocyte जो है साइज में कंपैरेटिवली बड़ा होता है। यानी कि अगर हम साधारण भाषा में कहें तो वो 4 सेल्स के बराबर का साइटोप्लाज्म अकेले ओवम के पास ही होता है। ये कारण है कि oogenesis के केस में सिर्फ एक सेल बन रहा है, ठीक है, वो एक ही काफी है, वो एक ही बाकी 4 सेल्स के साइटोप्लाज्म के बराबर है। और जहाँ तक डीएनए कंटेंट की बात है वो पोलर बॉडी के रूप में रिलीज होकर डीजेनरेट हो चुका है। अब हम आते हैं इस तरफ, इस डायग्राम की तरफ, ठीक है। ये वाला प्रोसेस जो मैंने समझाया ये oogenesis था। अब हम देखते हैं इस प्रोसेस को। ये प्रोसेस हमें क्या बताता है, ये ओवरी, ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही थी ओवरी के अंदर हो रही थी, लेकिन ये वाले सेल्स जब बन रहे होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि ओवोनिया फीटस के अंदर ही बन चुके थे, तो इसका मतलब ये कहाँ बन चुके थे, ये इसके अंदर बन चुके थे, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये है। तो ये सारी गतिविधियाँ इसके अंदर हो रही थी। फीटस के अंदर बनने वाले जो ओवोनिया थे वो भी इसी के अंदर थे, दोनों मियोटिक स्टेजेस जो थी वो भी इसी के अंदर थी, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं मियोसिस। मियोसिस 1 तो बॉडी के अंदर ही होती है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और मियोसिस 2 कब कंप्लीट होती है, जबकि स्पर्म आकर फ्यूज करता है सेकेंडरी oocyte के दौरान। तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होने वाली चीज क्या होती है, सेकेंडरी oocyte, उसी को ओवम कहा जाता है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, देखो पेज नंबर 49 पर फिगर 3.7 के बराबर में लेफ्ट साइड में ओव्यूलेशन लिखा है। इसके ऊपर वाली लाइन में देखो क्या लिखा है, द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, ब्रैकेट में लिखा है ओवम, ठीक है। तो रिलीज होने वाली चीज हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो होती है उसको हम ओवम कहते हैं, है ना। और सेकेंडरी oocyte जो है ओवम कब बनाती है, जबकि मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है। नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि जो चीज रिलीज हुई है वो क्या है, वो ओवम है। वो ओवम नहीं, वो सेकेंडरी oocyte होती है। वो ओवम तब बनती है जबकि उससे क्या फ्यूजन किसका होगा, स्पर्म।
बढ़ते हैं आगे। ये सारी गतिविधियां जो हो रही थी यहाँ पर वो कुछ सेल्स के घेरे में हो रही थी, है ना। उन सेल्स को कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स, यानी कि कुछ ऐसे सेल्स इन ओवोनिया को, प्राइमरी oocyte को और सेकेंडरी oocyte को घेरे रहते हैं, जो असल में किसके सेल्स होते हैं, ओवरी के सेल्स, उनको कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। प्राइमरी फॉलिकल उस स्टेज को कहते हैं जबकि सेल्स का सिर्फ एक घेरा यानी कि एक लेयर प्रेजेंट होती है और जिसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा oogonia, ठीक है। इसके बाद ये मैच्योर होकर यहाँ पर बन जाती है सेल की दो लेयर्स, जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद बनता है टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर होती है 3 लेयर्स, ठीक है। और टर्शियरी फॉलिकल के बाद फाइनली एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल। इसका नाम ग्राफियन फॉलिकल इस बेसिस पर है कि इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम ग्राफ था, GRAFF, ठीक है। अब इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये वाली स्टेज आ जाती है, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने वाली, यानी कि जिस समय एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन की स्टेज आती है, यानी कि 14th डे के आसपास जब एग रिलीज होता है तब जाकर ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, यानी फट जाता है और अंदर से फिर बाहर क्या रिलीज होता है, बाहर रिलीज होता है ये सेकेंडरी oocyte, ठीक है। यानी कि ये सारी गतिविधियां हो रही थी इन सेल्स के घेरे के अंदर और फाइनली से जब ये ग्राफियन फॉलिकल फटता है 14वें दिन, तो उससे फिर क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। देखो इस डायग्राम में इन्होंने क्या लिखा है कि ओवम के रिलीज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस का मतलब होता है डेड, लूटियम का मतलब होता है येलो। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ये येलो कलर का होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, इट सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन, जिसका काम है मेंटेन प्रेगनेंसी, ठीक है। ओवेरियन वॉल को ये जो यूटेरस की वॉल है उसको ये मेंटेन करके रखता है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, है ना। और किसके द्वारा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने के द्वारा। तो ये किसका फंक्शन है, ये कॉर्पस लूटियम का फंक्शन है। अब देखो इसमें इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। पेज 48, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. Oogenesis initiated during embryonic developmental stage when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed. couple of million, इसका मतलब 1 से 2 मिलियन, लगभग 10 से 20 लाख oogonia प्रेजेंट होते हैं जब वो अपनी मदर के वोम के अंदर होती है। No more oogonia are found and added after birth. These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division. अभी मैंने कहा था कि यहाँ पर एक पॉज लग जाता है, वो पॉज लगता है meiosis 1 यानी कि prophase 1 में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। And get temporarily arrested at that stage. Arrested का मतलब वहाँ पर पॉज लग गया। Called primary oocytes. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called primary follicle. ये है primary follicle. A large number of these cells degenerate during the phase from birth to puberty. Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. यानी कि प्यूबर्टी के समय हर कितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट होने की एबिलिटी रहती है, 60 से 80 हज़ार, ठीक है। तो हर 28 डेज पे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, यानी कि हर 28 डेज पे एक सेकेंडरी oocyte मैच्योर होकर निकलेगा, वही उन्होंने यहाँ पर बताया। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, यानी लेयर पर लेयर आती रहती है और फॉलिकल्स डेवलप होते रहते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, सेकेंडरी फॉलिकल soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum.
टर्शियरी फॉलिकल यानी कि ये वाला जो फॉलिकल होता है, जैसा कि तुम इस वाले डायग्राम में देखो, ये बुक में जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम में इन्होंने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया। ठीक है, यहाँ पर मौजूद है एक न्यूक्लियस और ये है बीच में खाली कैविटी जिसे कहते हैं एंट्रम। ठीक है, तो एंट्रम पहचान होती है सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल की। The theca layer is organized into an inner theca interna and outer theca externa. इस बाहर वाली लेयर को कहते हैं थीका। थीका का मतलब लेयर होता है, थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली लेयर का नाम है थीका इंटरना। It is important to draw your attention that it is this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes first meiotic division. ठीक है, अब देखो तुम ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट पेज पर आओ, पेज 49 पर। यहाँ लिखा है सेकेंडरी oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. Can you think of any advantage for this? इसकी एडवांटेज ये होती है कि जिस समय फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उस समय क्या होगा, उस समय जाइगोट के न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक जो फूड मटेरियल होगा वो इसी रिजर्व फूड मटेरियल यानी साइटोप्लाज्म से आएगा। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजेनरेट? इसका आंसर है वो डिजेनरेट हो जाता है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट सर्टेन द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल। द सेकेंडरी oocyte forms a new membrane called zona pellucida surrounding it. तो ये वही जोना पेलोसिडा है जिसको स्पर्म लाइसेंस डिफ्यूज यानी कि लूजन अप करते हैं। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, है ना। ये प्रोसेस यहाँ पर ओव्यूलेशन का समझाया हुआ है। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है ये ऑल ड्यूरिंग लाइफ कंटिन्यूअस होता है, प्यूबर्टी से लेकर डेथ तक। जब एक मेल बूढ़ा हो जाता है उस समय उसका स्पर्म काउंट लो हो जाता है, जीरो नहीं होता। लेकिन फीमेल्स के केस में स्टार्ट होने के बाद एक स्टॉप वाली स्टेज पे आती है जिसे मीनोपॉज कहते हैं। ऑनसेट यानी कि स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते हैं मीनार्क और स्टॉप होने को कहते हैं मीनोपॉज। अगला डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस में, इसमें 4 गैमीट्स बनते हैं एक स्टार्टिंग सेल से। यहाँ पर एक स्टार्टिंग सेल से सिर्फ एक ही गैमीट बनता है, ये अगला डिफरेंस है। ठीक है, तो ये अलग अलग कई डिफरेंसेस हैं जिनको कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये वाला प्रोसेस, ये वाला जो टॉपिक है ना 3.3 गैमेटोजेनेसिस, इसको तुम सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, खास तौर से जो फिगर 3.6 और 3.7 है। थैंक यू।